दोस्तों 2025 का आईपीएल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। अहमदाबाद की रात तो चमक उठी, लेकिन असली सेलिब्रेशन तो बैंगलोर में होने वाला था, जहां आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत बड़ी भीड़ है जो कि देखने को मिली। पर यह जश्न एक मौत का मेला बन गया। 4 जून 2025 को जब आरसीबी की ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने वाली थी तो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस इकट्ठा हो गए। स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 35,000 थी, लेकिन 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए। ऑर्गेनाइजर ने पासेस डिस्ट्रीब्यूट किए, पर क्राउड कंट्रोल का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। रूमर्स फैल गए कि अंदर एंट्री फ्री में मिल रही है। इसकी वजह से और भी ज्यादा भीड़ है जो कि इकट्ठी होने लगी। जब गेट खुले तो लोग एक दूसरे पे चढ़ गए। एक टेम्पररी स्लैब जो ड्रेन के ऊपर था भीड़ की वेट से टूट गया। लोग नीचे गिर गए, पैनिक फैल गया और कुछ ही मिनट में 11 लोग मर गए। 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में 4 टीनेज बच्चे भी थे जिनकी उम्र 13, 17, 19 और 20 साल थी। इमरजेंसी रेस्पॉन्डर ने सीपीआर दी। पुलिस ने रिपीटेडली भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जुनून सब पर भारी पड़ गया। एक लड़का जो सिर्फ ऑटोग्राफ लेने आया था, उसकी माँ टीवी पे बस एक ही चेहरा ढूंढ रही थी। पुलिस, ऑर्गेनाइजर सब एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे। आरसीबी को अपनी विक्ट्री परेड कैंसिल करनी पड़ी और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सेफ्टी एंड वेल बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट है। पुलिस, ऑर्गेनाइजर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर एफआईआर हुई। कुछ ऑफिशियल सस्पेंड भी हुए, लेकिन असली वजह ये सब होता ही क्यों है? आरसीबी की ट्रेजेडी कोई अकेली नहीं है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। ये सिर्फ बैंगलोर की कहानी नहीं है। इंडिया के मंदिर, स्टेडियम और सड़कों पर ये ट्रेजेडी हर साल रिपीट होती है, जहां हमने मौत को एक रूटीन है जो कि बना लिया है। चलिए 2024-25 के सबसे बड़े क्राउड डिजास्टर की कहानियां और उनके पीछे छुपे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस के भोले बाबा सत्संग की, जो जुलाई 2024 में हुआ। ये एक धार्मिक इवेंट था जहां लोगों को विश्वास था कि बाबा की एक झलक उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देगी। ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ 80,000 लोगों के लिए टेंट लगाया था, लेकिन 2 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो कि वहां पर आ गए। गर्मी, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन की कमी से लोग बेचैन होने लगे। जब सत्संग खत्म हुआ और बाबा की कार बाहर गई तो लोग उनके पीछे भागने लगे। एक छोटी गली में भीड़ इकट्ठी हो गई, टेंट कोलैप्स हो गया और लोग एक दूसरे पे गिर पड़े। इस भयंकर स्टम्पेड में 121 भक्तों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्लो था, एम्बुलेंस भीड़ में ही फंस गई, हॉस्पिटल छोटे थे और बहुत ही पुअरली इक्विप्ड थे। सबसे बड़ी बात, अथॉरिटीज ने क्राउड साइज का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया, जबकि पहले भी ऐसे इवेंट हो चुके हैं, भीड़ आ चुकी है। ये ट्रेजेडी सिर्फ प्लानिंग की कमी नहीं, सिस्टम की आंख बंद कर लेने की एक मिसाल है जो कि मानी जाती है। अब चलते हैं आगे प्रयागराज के कुंभ मेला की कहानी। कुंभ मेला के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी ली, बहुत सारी चीजों के बारे में समझा। अमावस्या के दिन 7.5 करोड़ लोग हैं जो कि गंगा स्नान के लिए आ गए। इतने ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सिस्टम रेडी नहीं था। ऑर्गेनाइजर ने बैरिकेड्स लगाए, क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश करी, एक्सटिंग्विशर लगाया। एक छोटी पुलिया पर लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, बैरिकेड टूट गए और लोग नीचे गिरने लगे। पैनिक में एक दूसरे पे लोग गिरते चले गए और कुछ ही मिनट में 30 लोगों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा लोग हैं जो कि घायल हो गए, क्योंकि कोई ऑल्टरनेट रूट उस जगह पे था ही नहीं। एनडीएमए ने पहले भी वार्न किया था कि क्राउड मैनेजमेंट का प्लान जरूरी है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज ने पब्लिसिटी और डेकोरेशन पर ज्यादा खर्चा किया, सेफ्टी पर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि ज्यादातर लोगों की जो डेथ हुई थी वो सफोकेशन और क्रश इंजरी की वजह से हुई थी। ये ट्रेजेडी दिखाती है कि जब प्लानिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं होती तो सबसे पवित्र जगह भी मौत का कारण है जो कि बन जाती है। इसी तरह हैदराबाद में पुष्पा 2 मूवी रिलीज के टाइम पर भी भीड़ का जुनून देखने को मिला। दिसंबर 2024 में संध्या थिएटर के बाहर हजारों फैन अल्लू अर्जुन की मूवी के लिए इकट्ठा हो गए। लोग पोस्टर पे दूध चढ़ाने लगे, आरती कर रहे थे। क्राउड कंट्रोल का कोई सिस्टम में नहीं था। एक छोटी सी स्टम्पेड में एक औरत की मौत हो गई, एक बच्चा घायल हो गया। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हमें इतना क्राउड आने का उम्मीद नहीं था, लेकिन जब सोशल मीडिया पे हेस्टेशिया दिख रहा था, टिकट्स ब्लैक हो रहे थे, तो एडवांस प्लानिंग करना क्यों जरूरी नहीं था। ये इंसिडेंट दिखाता है कि एक एंटरटेनमेंट इवेंट में जहां पे एक फिल्म स्टार आ रहा है, वहां पर भी आप क्राउड मैनेजमेंट है जो कि नहीं कर पाते हैं और बाद में ऑर्गेनाइजर किसी और के ऊपर ब्लेम गेम है जो कि कर देते हैं। इन सब इंसिडेंट में कुछ कॉमन पैटर्न उभर कर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले ओवर क्राउडिंग। हर इवेंट में एक्सपेक्टेड से कई गुना ज्यादा लोग आ गए और वेन्यू की कैपेसिटी फेल हो गई। दूसरा, प्लानिंग की कमी। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, क्राउड मूवमेंट और इमरजेंसी इवैक्यूएशन का कोई
कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं था। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जैसे कि टेंट या स्लैब्स क्राउड के प्रेशर में टूट जाते हैं। और चौथा, इमरजेंसी रेस्पॉन्स की स्लो स्पीड, एम्बुलेंस भीड़ में ही अटक गई, हॉस्पिटल ओवरक्राउड हो गए। सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी का अभाव देखने को मिलता है। हर ट्रेजेडी के बाद ब्लेम गेम चलता है, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, लास्ट में एक कमेटी बनती है और उसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता। डाटा भी इसी पैटर्न को कंफर्म करता है। सिर्फ 2024 में क्राउड रिलेटेड डेथ का एस्टिमेशन 500 के आसपास था और 2025 के आधे साल में भी 150 से ज्यादा लोगों की भीड़ में डेथ हो गई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2010 से 2023 के बीच में 2500 लोगों की डेथ स्टंपेड में हो चुकी थी। इंडिया में हीरो वर्शिप एक ऐसा कल्चर फिनोमिना है जो हर जगह हर फील्ड में दिखाई देता है, चाहे वो क्रिकेट हो, सिनेमा हो या पॉलिटिक्स हो या कोई धार्मिक इवेंट हो। ये सिर्फ एडमायरेशन नहीं बल्कि एक तरह का कलेक्टिव ऑब्सेशन है जिससे लोग अपने आइडल्स को भगवान की तरह पूछते हैं। साउथ इंडिया में रजनीकांत या अल्लू अर्जुन की मूवी रिलीज पर लोग उनकी तस्वीरों पर दूध चढ़ाने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, दुआएं करते हैं। थिएटर के बाहर मेला लग जाता है। क्रिकेट स्टेडियम में भी एक स्टार प्लेयर की झलक के लिए अपनी जान तक लोग अपने दांव पे लगा देते हैं। पॉलिटिकल रैलीज में भी ये सेम जुनून देखने को मिलता है जहां लोग अपने नेताओं के लिए सेफ्टी नॉर्म्स भूल जाते हैं। ये कल्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट या रिलीजन के तक ही सीमित नहीं है बल्कि हर जगह भीड़ के जुनून को फ्यूल करता है। हीरो वर्शिप के पीछे का साइकोलॉजिकल एंगल भी उतना ही गहरा है। जब लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पर्पस, बिलोंगिंग और आइडेंटिटी नहीं पाते तो लोग अपने हीरोज में अपनी उम्मीदें देखने लगते हैं। फैंडोम उन्हें एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाने का मौका देता है और कभी कभी पर्सनल स्ट्रगल से भी एस्केप देखने को मिलता है। लेकिन जब ये जुनून लिमिट क्रॉस करता है तो भीड़ अपनी सेफ्टी, लॉजिक और रीजन सब कुछ भूल जाते हैं। क्राउड साइकोलॉजी रिसर्च कहता है कि जब भीड़ का डेंसिटी 5 लोग पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो तो लोग अपने मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इस स्टेज पर एक छोटे सा अफवाह, रूमर या पैनिक भी डेंजरस सर्च क्रिएट करता है और हाथरस या कुंभ मेला सब जगह सेम पैटर्न देखने को मिला है। सिस्टमैटिक फेलियर भी इस जुनून को और खतरनाक बना देते हैं। पुअर क्राउड मैनेजमेंट, वीक इंफ्रा और इमरजेंसी प्लानिंग की कमी, ये सब मिलाकर फैंडोम को और फैटल बना देता है। टेम्पररी स्ट्रक्चर, नैरो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग का ना होना, क्राउड डिजास्टर का कोई एक्सपीरियंस ना होना, ये सब इसको और एम्पलीफाई करता है। वीआईपी कल्चर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी से ज्यादा हमारे देश के अंदर लोग हीरो और पॉलिटिशियन के ऊपर ध्यान होता है। आम लोगों की सेफ्टी इग्नोर कर दी जाती है। सोशल मीडिया बेस्ड जुनून को फ्यूल करता है क्योंकि रूमर्स और हाइप क्राउड बिहेवियर को और वॉलेटाइल है जो कि बना देते हैं। एक और यूनिक इंडियन एस्पेक्ट है कल्चर टॉलरेंस फॉर क्राउड्स। लोगों को भीड़ में रहने की आदत हो गई है और सेफ्टी की चिंता कम होती है। 2025 के कुंभ मेला जैसे इवेंट में लोगों ने ओवरक्राउडिंग को रूटीन मान लिया है। ये एक कंप्लेंसी क्राउड डिजास्टर को और नॉर्मल बना देता है। हर ट्रेजेडी के बाद ब्लेम गेम होता है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी देते हैं लेकिन रेयरली किसी पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। 2025 के महाकुंभ मेला में गवर्नमेंट ने एआई बेस्ड क्राउड कंट्रोल करने का प्रॉमिस किया था लेकिन जब ग्राउंड पे रियलिटी में कुछ हुआ तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। डाटा भी इसी पैटर्न को कंफर्म करता है। एनसीआरबी के हिसाब से 2010 से 2023 के बीच में 2500 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि स्टंपेड में मारे गए। 70% से ज्यादा केसेस क्राउड मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही थी। यूएन के डाटा के मुताबिक अगले 10 साल में इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 30% बनने वाली है जो मास गैदरिंग को और रिस्की बना देगी। 2025 के महाकुंभ मेले में 30 लोगों की मौत और 60 लोग जो घायल हुए, जबकि अथॉरिटीज ने पहले से वार्निंग है जो कि दे रखी थी लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया था। हीरो वर्शिप, फैंडोम और कलेक्टिव यूफोरिया, ये सब एक तरफ इंस्पिरेशन और बिलोंगिंग का सोर्स है लेकिन जब ये ऑब्सेशन बन जाते हैं तो जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं। जब हम लोग कल्चर नॉर्म्स, साइकोलॉजिकल ट्रिगर और सिस्टमैटिक फेलियर को समझने को एड्रेस नहीं करते तो हीरो वर्शिप क्राउड डिजास्टर को और ज्यादा फ्यूल है जो कि करता है। एक और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है आज का भारत। दुनिया की सबसे जवान पॉपुलेशन हमारे देश में है। एक अजीब सा पैराडॉक्स फेस कर रहा है। जेन ज़ी जो कि 15 से 29 साल के बीच है, एक तरफ डिजिटली कनेक्टेड है, दूसरी तरफ इमोशनल और इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। फैंडोम और हीरो वर्शिप उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल एस्केप भी है। लेकिन इसके पीछे कई और गहरे मल्टी डायमेंशनल कारण है जो क्राउड ट्रेजेडीज और यूथ के क्राइसिस को फ्यूल करते हैं। जेन ज़ीस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बेरोजगारी। अप्रैल 2025 के डाटा के मुताबिक
15 से 29 साल के ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.8% है। अर्बन एरियाज में ये बढ़ के 17.2% हो जाती है और ये सिर्फ गवर्नमेंट का आंकड़ा है। जॉब मार्केट फ्रीज हो रहे हैं, एआई का एंट्री लेवल जॉब पे असर आ रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग का प्रेशर यूथ को इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की तरफ धकेल रहा है। ज्यादातर जेनजीज अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन है, इसलिए वो प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस जैसे कि फैंडम इवेंट, कॉन्सर्ट या क्रिकेट मैचेस में खुद को इमर्स करने पर ज्यादा पसंद करते हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी एक बड़ी वजह है। 55% जेनजीज पेचेक टू पेचेक जीते हैं और जॉब इनस्टेबिलिटी उनके लिए एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है जो कि बन जाती है। इस इकोनॉमिक स्ट्रेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी यूथ को अंदर से तोड़ रहा है। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंगली पिछले 5 सालों में 40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। मतलब हर दिन 20 से ज्यादा स्टूडेंट है जो कि अपनी जान दे रहे हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक 10 में से एक एडोलेसेंट किसी न किसी मेंटल हेल्थ का शिकार बन चुका है। डिजिटल ओवर एक्सपोजर होना, एकेडमिक स्ट्रेस होना, इमोशनल आइसोलेशन ने जेनजीज को वल्नरेबल बना दिया है। सोशल मीडिया डिपेंडेंसी भी एक अलार्मिंग ट्रेंड है। इंडिया जेनजी एवरेज 2.5 घंटे रोज सोशल मीडिया पर बिता रहा है और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उनकी पॉपुलेशन करोड़ों के आंकड़ों को पार कर चुकी है। ये डिजिटल लाइफस्टाइल उनको पीयर प्रेशर, स्लीप डिसऑर्डर और सेल्फ स्टीम इश्यूज की तरफ लेके जा रहा है। एक और डायमेंशन है मेंटल हेल्थ स्टिग्मा का ब्रेकडाउन। 2025 के एक रिपोर्ट के मुताबिक जेनजी सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने के लिए ओपन है। यूसेज रेट 9.2% है जो पुरानी पीढ़ियों से कई गुना ज्यादा है, लेकिन अब भी आउटरीच और एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ा गैप है, स्पेशली रूरल या ओल्डर डेमोग्राफी में। पर्सनल स्ट्रेस ना कि सिर्फ वर्कप्लेस स्ट्रेस उनके कंसल्टेशन का मेन रीजन है। इसका मतलब यह है कि उनके स्ट्रगल सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि डीपली पर्सनल भी है। ऑनलाइन वैलिडेशन, वायरल रील्स और डिजिटल फैंडम ने यूथ को एक वायरल रियलिटी में जीना सिखा दिया है। लेकिन ये सब क्राइसिस इकोनॉमिक या साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल भी है। इंडिया में क्राउड मैनेजमेंट, पब्लिक सेफ्टी प्रोटोकॉल रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। एनडीएमसी की गाइडलाइन 2024 से ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन कमजोर है। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, सिस्टम एपैथी और ब्लेम गेम इन सेफ्टी को सेकेंडरी बना देते हैं। स्टम्पेड के पीछे स्ट्रक्चरल फेलियर जैसे नैरो एग्जिट, वीक बैरिकेड्स, टेम्पररी स्ट्रक्चर, बार बार ये गैदरिंग में सेम इश्यूज देखने को मिलते हैं। टीवी मीडिया भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि टीआरपी के लिए बहुत ज्यादा सेंसेशन इवेंट को चलाना, ग्लोरीफाई करना इवेंट्स को, हीरो वर्शिप को बढ़ावा देना और फैंडम कल्चर को और ज्यादा एग्रेसिव है जो कि बना देता है। आज की जेनजी सिर्फ विक्टिम नहीं, वो प्रैक्टिकल लर्निंग, मेंटल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी प्रायोरिटी दे रही है। लेकिन जब तक सिस्टम, सोसाइटी और लीडरशिप उनके नीड्स को जेन्युइनली एड्रेस नहीं करते, फैंडम और हीरो वर्शिप उनका प्राइमरी स्केप है जो कि बनता रहेगा। ये मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, स्ट्रक्चर और कल्चर एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं। जब तक हम एक दूसरे डायमेंशन को समझकर हॉलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं देते, तब तक यूथ का जुनून और फ्रस्ट्रेशन क्राउड ट्रेजेडीज को फ्यूल है जो कि हमेशा करता रहेगा। तो अब सवाल वही है, और कितनी भीड़ अपनी कीमती जिंदगी गवाएगी? सिर्फ फैंस पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन सच ये है कि सिस्टम की जिम्मेदारी भी उतनी ही गहरी है। गाइडलाइंस तो है, लेकिन बेटर प्लानिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और मेडिकल रेडीनेस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये सब जब तक ग्राउंड पे नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, भीड़ इकट्ठी ना करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि टीआरपी के लिए ना करें, जबकि लोगों को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। फैंस के लिए भी ये सोचने का वक्त है, उत्सव जरूरी है लेकिन सुरक्षा को हमेशा पहली तवज्जो है जो कि देने की जरूरत है। जेनजीज के लिए अपनी पहचान खुद तैयार करना सबसे बड़ी बात है। फैंडम से प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपनी खोज और अपने सपनों पे विश्वास रखिए। अपने काम पे, अपने कल्चर पे फोकस करिए, सो दैट आपकी लाइफ थोड़ी प्रोडक्टिव हो सके। साथ में करियर में क्या करना है उसको लेकर आप अपनी लर्निंग कर सके, और सोशल मीडिया में जितना कम टाइम बिताएं उतना ही ज्यादा बेटर है, जो कि लाइफ आगे बढ़ सकती है। तो अगली बार जब आप भीड़ का हिस्सा बनने का मन हो, एक पल के लिए जरूर सोचिए, क्या यह अनुभव सच में जिंदगी से ज्यादा कीमती है क्या? तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट इशू। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।